Hello guys. So today we are going to learn about fingerprints, their types, their use, how we are connecting fingerprint in crime scene, how they are having a unique identification, what are the characteristics that make it unique. So we are going to talk much in detail about fingerprint. So first we are talking about what is fingerprint. सो बेसिकली फिंगरप्रिंट ना उसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हेन वी आर टचिंग एनीथिंग ना, तो वो एक इम्प्रेशन छोड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे, इर्रेस्पेक्टिव वो कोई सा भी मटेरियल हो सकता है, तो वो उस पर कुछ इम्प्रेशन छोड़ेगा। तो वो जो इम्प्रेशन पड़ता है किसी भी इंसान के फिंगर्स के प्रेशर से, दैट इज़ बेसिकली वी कॉल्ड फिंगरप्रिंट। ओके, एंड बेसिकली हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं अपने पैटर्न में। दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं एज अ आइडेंटिफाइंग फीचर, ताकि हम पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइज कर सकें। ओके, सो ये जो इम्प्रेशन पड़ रहा है ना, तो वो इम्प्रेशन किस रूप में पड़ेगा, दैट विल डिफ़र ओके ऑन द प्रेशर, कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो हम फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके सेवरल एस्पेक्ट्स हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करेंगे। ओके, so this is basically what is fingerprint. So it is an impression or any mark that is made on any kind of surface by a person fingertip. Okay, that is used to individualize and to identify the person on the basis of the unique characteristic, unique pattern that is being present over that particular print. So this is basically fingerprint. So now let us see the biological development of fingerprint. So biological development of fingerprint means कि as we have known that fingerprint is very unique in nature. Okay, so uniqueness means it is from our birth. Okay, that's why it is very unique. वो हमारे बर्थ से, लाइक हम जब बर्थ लेते हैं ना, तो उससे पहले इनसाइड अवर वूम इट इज़ बीन क्रिएटेड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी यूनिक एंड हैविंग सर्टेन आइडेंटिफाइंग एंड इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टर. So that's why it is very important for us to know the biological development of fingerprint, like how this fingerprint is being developed. So it is like, as I have already said, कि it is like start its formation from the embryonical stage. So the process is like our hand formation is started from 4th to 5th week of EGP. See here, EGP will be standing for estimated gestation period. Okay, so 4th and 5th week of EGP the hand formation is starting, and after that formation of fingers are starting on like 5th and 6th week. So our hand formation will be starting by 4th and 5th week, whereas our finger formation will start by 5th to 6th week. So like as we have seen कि from 5th and 6th our hand started growing up. So at the tip of that the swelling will be starting, and that swelled part will be called as volar pad for both the palm and the sole region. This volar pad, as the month progresses, it will start regressing. Regression means, see, volar pad regression means किसी भी चीज़ का कम होना, like उसका डिफ्रेंशिएशन होना। एक्चुअली में एज वी ऑल नो कि हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ओके, तो वो कैसे होता है, थ्रू सेवरल डिविजन्स। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन की वजह से हो रहा है। तो जब वॉलर पैड बनाना, तो वॉलर पैड रिग्रेशन होगा। रिग्रेशन मीन्स कि वो फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेगा खुद का। उसके बाद हम बेसल लेयर सेल्स स्टार्टेड ग्रोइंग. सी दिस बेसल लेयर सेल्स ना, दीज आर बिटवीन
द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। ओके, सो इन दोनों जो अपने जो स्किन है ना उसकी बेसिकली 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड लाइक लास्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। बट हाइपोडर्मिस कोई भी रोल प्ले नहीं करता है हमारे फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट में। ओके, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोडर्मिस हियर, बट डर्मिस एंड एपिडर्मिस विल प्ले अ रोल, क्योंकि इन्हीं दोनों लेयर के बीच में एक लेयर प्रोड्यूस होती है जिसको अपन बेसल लेयर कहते हैं। ओके, नॉर्मली जो हमारे सेल्स हैं वो कैसा मूवमेंट करते, ग्रोथ करते हैं, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ओके, बट जो बेसल लेयर की जो सेल्स है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो लाइक नाउ इमेजिन वन सिनेरियो कि ऊपर और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और अगर हम बीच में वर्टिकल लाइन को लाइक वेरी फोर्सफुली ड्रॉ करने लगे तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करने लग जाएंगी, कट करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो अब उन लाइंस की जगह सेल्स को रखो तो क्या होगा कि 2 सेल्स एपिडर्मिस की और डर्मिस की कैसे ग्रोथ कर रही हैं, इन अ हॉरिजॉन्टल वे। बट वहीं पे जो बेसल लेयर की सेल्स है वो कैसा ग्रोथ कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वो जब वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही है ना, तो वो जब परपेंडिकुलर ग्रोथ करती है तो वो क्या कर रही है, जो डर्मिस और एपिडर्मिस की जो सेल्स है ना जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है उन पे प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से ना, अब देखो मैं किसी बंद चीज़ पे प्रेशर डालूँगी तो एक बल्ज बनेगा ना आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम वही होता है कि ड्यू टू द बेसल लेयर सेल ग्रोथ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट इट विल डू ना, it will force the epidermis layer cells to bulge out, and that bulge portion, वो जो bulging out है, that is primary ridges। वो क्या फॉर्म करते हैं, अपने प्राइमरी ridges फॉर्म करते हैं जो कि फॉलो अप होता है सेकेंडरी ridges के साथ। तो प्राइमरी ridges एपिडर्मिस की लेयर फॉर्म कर रही है, बट जो सेकेंडरी ridges है अब वो जो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में तो जा नहीं रही है एपिडर्मिस में, वो तो डर्मिस में भी जाएगी। तो वो जब डर्मिस लेयर पे प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है ना, तो वो जो ओवर प्रेशर की वजह से वो जो छोटे छोटे माइन्यूट से जो बल्ज निकल रहे हैं अमंग दैट बिग बल्जेस, सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ridges। और ये कब तक फॉर्म हो जाते हैं, लाइक 16 मंथ तक ये शुरू हो जाते हैं एंड 24 वीक ऑफ EGP हमारा कम्प्लीटली फुल्ड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ridges फॉर्मेशन डन हो जाता है। एंड लाइक वी हैव नॉर्मली दैट क्वेश्चन ना कि वाई आवर फिंगरप्रिंट आर परमानेंट, लाइक स्मॉल स्कार्स और स्मॉल बर्निंग और स्मॉल इंजरी, वाई इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर फिंगरप्रिंट। सो इसका कारण इसके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो सेकेंडरी ridges का फॉर्मेशन है वो कब हो रहा है, वो डर्मिस लेयर में हो रहा है। तो डर्मिस लेयर सुपरफिशियल लेयर नहीं है एपिडर्मिस की तरह, एपिडर्मिस में अपने 5 लेयर और होते हैं, उन 5 लेयर के बाद हमारा डर्मिस आ रहा है। सो दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी ridges है ना वो बहुत डीप डाउन आवर स्किन है। तो इस वजह से कोई भी सुपरफिशियल बर्न हुआ, कोई भी सुपरफिशियल इंजरी हुआ तो वो हमारे फिंगरप्रिंट ridges को इफ़ेक्ट नहीं करती है। फॉर सम टाइम इट कैन लाइक शेड, बट वो फिर से जब न्यू स्किन आती है उसके साथ वो वापस आ जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई like primary injuries doesn't have any effect over our fingerprint until unless कोई बहुत ही लाइक डीप इंजरी नहीं है, तब तक वो कोई भी इफ़ेक्ट हमारे फिंगरप्रिंट पे नहीं करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आवर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट इज़ ऑल अबाउट। तो बेसिकली फिंगरप्रिंट के 4 टाइप्स हैं, आर्च, लूप, वर्ल एंड कॉम्पोसाइट। ठीक है, तो जो ये बेसिक 4 टाइप्स है ना उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप जो हम लोगों को मिलता है वो है लूप पैटर्न। ओके, जो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द पॉपुलेशन में दिखता है। ठीक है, फिर वर्ल जो है वो 30 to 35% पर्सन में दिखेगा, और जो आर्च है वो रेयरेस्ट पैटर्न है।
ठीक है। और रेयरेस्ट पैटर्न है, इसका मतलब ये बहुत कम पॉपुलेशन में मिलता है, लाइक 5%, लेस देन 5% में आर्च दिखेगा। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे कि प्लेन आर्च है, फिर आर्चेस फर्दर डिवाइड हो रहे हैं प्लेन आर्च और टेंटेड आर्च में। लूप फर्दर डिवाइड हो रहा है अल्नार लूप और रेडियल लूप में। वर्ल फर्दर डिवाइड है स्पाइरल वर्ल एंड कॉन्सेंट्रिक वर्ल। फिर कॉम्पोसाइट्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ट्विनेड लूप, सेंट्रल पॉकेट लूप, लेटरल पॉकेट लूप एंड एक्सीडेंटल लूप। ओके, सो अब लाइक उस टाइप्स के डिटेल में जाते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ प्लेन आर्च। सो प्लेन आर्च का मतलब है, सी नेम से ही समझने की कोशिश करो। इट इज़ प्लेन। प्लेन मीन्स व्हाट, कि वो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड एंड इट विल गो टू अदर साइड विदाउट शोइंग एनी much type of complications in between. It will start from one end, it will go up to one extent, like it will have a wave like structure in between, and then it will end at other end. So this is like normal simple plain arch. So यही है plain arch, like एक तरफ से शुरू हुआ दूसरे तरफ ख़त्म हुआ। सो उसका सेकेंड टाइप क्या था, टेंटेड आर्च। तो टेंटेड आर्च में सिंपली उसका मतलब कैसी टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। टेंट लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि जब वो रिज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है तो बीच में वेव ना बना करके वो एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके, सो दैट इज़ टेंटेड आर्च। अब दिस टेंटेड आर्च इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज़ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट रिज है, वो एक साथ आई और एक मीटिंग किया उसने, बट उसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, उसका एंगल क्या होगा, ऊपर होगा। लाइक सीधा जैसे एक ट्राइंगल बनता है, तो दो लाइंस को जब अपन एक दूसरे के एक एज से जोड़ते हैं तो वो जो टॉप मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट एंगल बनता है, दैट इज़ अपथ्रस्ट। कि दो इंडिविजुअल रिज एक साथ मीट कर रही है और टॉप में जो एंगल है दैट इज़ आर्च। ओके, सो दैट इज़ अपथ्रस्ट। उसका सेकेंड टाइप है दैट इज़ 90 डिग्री। तो जो दो रेज़ है ना जो मीट कर रही हैं, तो वो जो एंगल प्रोड्यूस कर रही हैं दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, जो पहले वाला था वो कोई भी रैंडम एंगल प्रोड्यूस कर रही है अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है दैट इज़ अ सेकेंड टाइप। एंड लास्ट थर्ड टाइप है क्राइटेरिया ऑफ लूप। मतलब लाइक हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि लूप होता क्या है, बट एक छोटा सा लाइक जस्ट एक ये अभी थर्ड टाइप में है तो जस्ट एक थोड़ा सा बता रही हूँ कि लूप का मतलब है कि एक तरफ से स्टार्ट होकर के लाइन रिकर्स करेगी इन द सेम डायरेक्शन। जैसे टेंटेड आर्च में एक तरफ से शुरू होकर दूसरे तरफ जा रही थी, पर लूप में वो वापस उसी तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें ये होगा ना कि लूप पैटर्न के 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं कि मोर देन लाइक 1-2 रिकर्स होगा तो वो लूप पैटर्न माना नहीं जाएगा। कम से कम लाइक मिनिमम 8 to 7 होने चाहिए। तो ऐसे लाइक कुछ क्राइटेरिया हैं जो लूप पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक टेंटेड आर्च ऐसा होता है कि जिसमें मिनिमम लाइक लेस देन 2 और 3 लाइंस ही रिकर्स बैक कर रही है, पर जो दूसरी लाइंस हैं वो नॉर्मल टेंटेड आर्च का ही फॉर्म ले रही हैं। तो दैट इज़ अनदर एंड लास्ट क्राइटेरिया विच इज़ लाइक हैविंग सम एक्सटेंट और सम क्वालिटीज़ ऑफ लूप पैटर्न ऑल्सो, दैट इज़ द लास्ट टाइप। तो अब जो सेकेंड पैटर्न है दैट इज़ अवर लूप। तो जैसे मैंने लाइक पहले भी बताया है कि लूप का मतलब क्या है कि जो लाइंस हैं, जो रिजेस हैं, वो एक एंड से चल करके दूसरे एंड पे ना जा करके जो लाइंस है वो रिकर्स कर जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन।
That is the basic thing in loop pattern. The lines will start from one end, it will go up to a height, and then it will again recurse back in the same direction. That is loop pattern. And the identification is it will be having one delta. See, in arch pattern we don't have any term like delta or core, but in loop and world we will be dealing and we will be talking about certain terms which is like delta and core. So basically delta means कि as I said na, that line will be curving back, so there will be the mother line which will be covering the complete pattern of loop. That mother line which will be covering that pattern na, so the point where it starts, so at the starting point it will be producing a triangular like structure. See, we know the deltas how it form, it will be a triangular structure. So that basic triangular structure is the delta, and core is like core we call the midline of the pattern. Okay, so in the pattern the midpoint of that pattern will be termed as a core. Okay, so now as I have mentioned earlier कि loop is divided into two types, radial and ulnar. So this radial and ulnar, so where you have heard this name, so this is our bone name. Okay, hand bone names. So this loop pattern is just divided on the basis कि where this recurving line is turning. Okay, so if it is turning to the thumb, okay, so if our curve is recurving in the side of thumb, then it will be known as radial loop, because our thumb is considered to be connected with the radial bone. Okay, so that's why the ridges which is recurving towards the direction of thumb, it is radial loop. Now it is ulnar loop. तो अगर वो जो रिकर्विंग है वो थंब की तरफ है तो वो रेडियल लूप कहला रही है. तो सेम अगर वही रिकर्विंग अपने लिटिल फिंगर की तरफ हो रही है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अल्नार लूप. क्यों? क्योंकि वो जो लिटिल फिंगर है दैट इज़ बीन कनेक्टेड विथ अवर अल्नार बोन. Okay, so see, I will tell you the finger name, like you might be getting confused. So our thumb is normally like in thumb. Okay, then just beside thumb we have index finger, then beside index finger we are having middle finger, then ring finger, and last is little finger. Okay, so this is what the finger name. So little finger is having the like the lines which is curving to the side of direction of little finger. तो बेसिकली यही मतलब हुआ कि अगर वो लाइंस डायरेक्टेड है टूवर्ड्स अवर लिटिल फिंगर तो वो अल्नार लूप कहलाएगा. सो नाउ वी आर टेकिंग द लास्ट सेकेंड टाइप दैट इज़ वर्ल. ठीक है, तो वर्ल में इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इसके जो डेल्टा है वो 2 है. लूप पैटर्न में 1 था और यहाँ पे 2 डेल्टा. तो बेसिकली यही कि वर्ल पैटर्न में ना 2 डेल्टा होंगे. ठीक, और वो जो इसके जो रिजेस होंगे ना वो एक तरफ से उठ जाएंगे, बीच में एक सर्कुलर पैटर्न बनाएंगे और फिर दूसरी तरफ जा कर के ख़त्म हो जाएंगे. तो बीच में वर्ल पैटर्न में देखो, वर्ल मतलब क्या होता है, पानी के बीच में देखा होगा कभी कि एक वर्ल पैटर्न बनता है, एक सर्कुलर पैटर्न बनता है जब पानी बहुत फोर्सफुली किसी छोटे जगह से अंदर तो वो जो बीच में लाइक फोर्स से किसी छोटी जगह से जाएगा ना तो बीच में देखा होगा कि एक सर्कुलर पैटर्न बनता है, तो दैट इज़ वर्ल. सो उसी से कनेक्ट करके देखो कि वर्ल पैटर्न का मतलब ये है कि जो बीच में जो सेंटर का पैटर्न होगा दैट विल बी सर्कुलर इन शेप. ओके, सो इसका पहला टाइप क्या है, स्पाइरल वर्ल. अब देखो स्पाइरल वर्ल का मतलब क्या है कि इसका सेंटर एक नहीं होगा. इट विल बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल एंड इन सर्कुलर फॉर्म इट विल बी गोइंग. ओके, सो दैट इज स्पाइरल वर्ल. ठीक है,
तो इसका सेकेंड और लास्ट टाइप है कॉन्सेंट्रिक वॉल। ओके, सो सेम 2 डेल्टा होगा, एक कोर होगा, बट जो सर्कल्स बनेंगे ना उसमें कैसे बन रहे थे, स्पाइरल शेप के बन रहे थे, पर इसमें कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या है कि जो सर्कल्स है उसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा सारे सर्कल्स का। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा और इन अ सर्कुलर डायरेक्शन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, पर कॉन्सेंट्रिक में ऐसा नहीं होगा। जो इसका सेंटर होगा वो एक ही होगा सारे सर्कल्स का, जितने भी सर्कल्स प्रोड्यूस होंगे। सो दीज आर द 2 टाइप्स फॉर वर्ल्ड। नाउ वी विल बी सीइंग अबाउट कॉम्पोजिट। कॉम्पोसाइट पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बोला, इट इज़ लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न, ओके, और आइदर ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन प्रिंट, ठीक है, तो दैट इज़ कॉम्पोजिट. Now the first type is central pocket loop. Now see the term central pocket loop. So the pattern is loop pattern, but in central a pocket like structure will be there. That means what it is trying to say ना, कि जो सेंटर है ना उसमें एक क्लोज स्ट्रक्चर दिखेगा. पॉकेट मीन्स वॉट, इट इज़ क्लोज्ड. ओके, सो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब जो अपना जो एक डेल्टा होगा ना वो कहाँ होगा, वो ऑलमोस्ट समझो कोर के बहुत पास में है, ठीक है. कोर और उस डेल्टा में अगर अपन सीधी लाइन खींचेंगे ना तो वो बहुत कम रिजेस आएंगे उसके बीच में, क्योंकि वो उस एरिया को सराउंड कर रहा है, ठीक. तो दैट इज सेंट्रल पॉकेट लूप, लाइक इट इज हैविंग 2 डेल्टा 1 कोर एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लूप एज वेल एज द व्हर्ल पैटर्न इन सच अ वे दैट द व्हर्ल इज प्रेजेंट इनसाइड द लूप पैटर्न. Like the bigger loops are there and inside that loop pattern the whirl pattern is being enclosed. That is central pocket loop. Now next pattern is lateral pocket loop whirl. Okay, so see there it was what, central pocket means the like the pocket was in center, but here it is lateral pocket loop. Lateral pocket means कि जो pocket है that will be in a side, not in the center. Okay, so one loop serves as a side pocket to the other loop. There will be 2 loops, but the one loop will be inside of the other loop. Okay, and the pocket is formed by downward bending of one side of the ridges of the other loop before they recurve. See, it's like if you have seen if we put some curvy structure over another curvy structure, so how it will bend and try to enclose that other surface. So same way how this lateral pocket loops are produced, now there will be 2 loop pattern, but it will be like one loop will be beneath and the other loop will be recurving it, like it will be covering it from the upper portion and it will be bending towards the down. So that is lateral pocket loop whirl. Then we have twinned loop. Twinned loop means, see, twinned means it will be the 2 loops will be twisted with each other, means it will be enclosed with each other, anchor with each other. Okay, so that is twin loop. There are 2 distinct loops, one will be resting upon the other and the ridges containing the point of core have their exit on different side of the delta. See, it will be like the delta will be opposite to each other and the core will be opposite to the delta, not in the line of delta. So that is twinned loop. Last but not the least, it is accidental pattern. So similarly, see, there are certain types in which we are not, like we are unable to categorize it into any form. Okay, either it is loop or either it is whirl or either it is some other pattern.
So when we are not able to recognize the pattern, we put it into accidental pattern. Okay, accidental means it is not clear loop, it is not clear arch, it is not clear whorl, it is like something in between of all these three, and it won't be having only two delta, like the delta will be more than two. See, in arch no delta is there, in whorl two delta is there, in loop one delta is there, but in accidental pattern more than two delta will be there. Like you can see in this diagram also, three different deltas are there. So more than two delta will be there, a core will be there, and that type will be having not any specific pattern, so that will be turning into accidental one. And here we are getting over with the types of fingerprint. Now let's move to our next topic. Now we will be talking about fingerprint in crime scene. तो basically क्राइम सीन पे जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक एविडेंस मिलता है, दैट इज़ अवर फिंगरप्रिंट. ठीक है, and we are taking fingerprint to like identify the suspect, victim and other people who are like present in that surface. So the types of fingerprint will be three: latent, pattern and plastic. Now let us see these types in much more detail. So let's see these pattern. First one is our latent print. So latent print means the prints which are invisible to a human eye. Okay, that is latent print. सो बेसिकली ये जो लैटेन प्रिंट है ना, वो इनविजिबल प्रिंट होते हैं जो अपने नेकेड आइज़ को दिखेंगे नहीं, बट वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कांटेक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से. और एज वी ऑल नो द बेसिक लोकार्ट प्रिंसिपल, एवरी कांटेक्ट लीव्स अ ट्रेस बिहाइंड. तो इसी वजह से हम जो भी कुछ छू रहे हैं उस पर हमारा अननोइंगली, अनवांटेडली वो प्रिंट ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो है कैसा, वो इनविजिबल है. तो फॉर दैट रीज़न हम उसको विजिबल बनाते हैं. तो उसको विजिबल बनाने के लिए देयर आर सेवरल मेथड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल मेथड्स आर देयर, like which we combine and which we use to make that print visible. So this is latent print. अब अपन क्या देख रहे हैं, पैटर्न प्रिंट देख रहे हैं. पैटर्न प्रिंट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ विजिबल टू आइज़. ठीक है, और ये विजिबल क्यों है, क्योंकि ये जो प्रिंट बनते हैं ना, ये हम नॉर्मली लाइक खाली हाथ के प्रिंट नहीं होते, इट विल हैव सम अदर सब्सटेंस ऑल्सो. जैसे कभी हम ब्लडी हैंड का प्रिंट आ जाए, कोई भी मडी हैंड हुआ, उसके बाद पेंट वगैरह लगा हुआ है हाथ में, ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, कोई भी डर्ट पार्टिकल है, लाइक कुछ भी जो प्रिंट को विजिबल बनाए. ठीक है, तो ऐसे जो लिक्विड सब्सटेंस है या कोई भी लाइक अदर टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि हम उस पर लाइक टच किए हैं, इस वजह से हम किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा वो प्रिंट उसमें दिख रहा है, बहुत आराम से नेकेड आइज से दिख रहा है. सो दैट इज़ पैटर्न प्रिंट. ओके, द प्रिंट विच इज़ विजिबल टू अ नेकेड आइज एंड दैट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय any type of blood, ink, grease, dirt, mud, anything that makes it visible to our eyes. Okay, that is pattern print. एंड लास्ट टाइप है इसका प्लास्टिक प्रिंट. सी, जो पहले के दो प्रिंट थे ना, वो इम्प्रेशन प्रिंट थे. ठीक है, इम्प्रेशन पड़ रहा है कोई भी 2D ऑब्जेक्ट पे. बट जो प्लास्टिक प्रिंट है ना, वो भी विजिबल प्रिंट होते हैं, बट दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सरफेस. ठीक है, जो कि कैसा है, थोड़ा मोल्डेड है, लाइक स्मूथ सरफेस पे. तो वो जो इम्प्रेशन प्रोड्यूस होगा ना, उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ डेप्थ होगा, लाइक हाइट भी होगी. तो ये एक 3D प्रिंट है. पहले के जो दोनों थे लेटेंट और पैटर्न, दे आर 2D प्रिंट, बट जो प्लास्टिक प्रिंट है दैट इज़ 3D प्रिंट. ठीक है, और लाइक इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट दैट नीड टू बी डस्टेड आर लेटेंट प्रिंट.
because they are not visible to naked human eye. But plastic print as well as the patent print, we need not to use any chemical or physical method to develop it. We just need to lift it properly. And plastic, we need not to lift it also. We will take the surface which is having that print, if it is movable. If it is not movable, we can like lift it by using plaster of Paris or silicone plaster or any dental stone. So these are certain types of like material plasters which are used to take the 3D impressions. So basically now we are going to have the Henry classification system. See, in fingerprint we have different type of classification system. So the best and the most used classification is Henry classification, and it is worldwide accepted. So it is also termed as 10-digit fingerprint classification. Okay, so Henry classification or 10-digit fingerprint classification. So let's see more about this. Henry classification. So basically we have 6 steps to complete this Henry classification or 10-digit fingerprint classification. So the first is primary classification, then secondary classification, sub-secondary classification, major classification, finer classification, and key classification. So each classification will be involving different finger patterns also, and the ridge count and ridge tracing also. So basically, as I haven't mentioned what is ridge counting and ridge tracing, so let us see what are these two terms. So ridge counting, see, basically what we do now in ridge counting is that we will be counting the ridges in between the core and the delta. Okay, see, ridge counting and ridge tracing, both these techniques are used only for loop and whirl arch, as it is a patternless pattern, so it doesn't have any core and delta. So because of the absence of core and delta, we don't have any type of classification for that, any type of technique for that, nor ridge counting and the ridge tracing. So ridge counting means we will be counting the ridges in between the core and delta, and it is basically done for the loop pattern. For whirl pattern, we are having ridge tracing. So ridge tracing, what it means na, ki we will be tracing the ridges. As we know, there are 2 deltas present in a whirl, so we will be considering the left side delta, left hand delta, and that delta lower arm, we will be tracing it till the point where we find the right delta. Okay, so what we do, we will be tracing the ridge of the left hand delta of the left hand lower arm of the left delta. We will be tracing it till the right delta appear, and when the right delta is appear, we will stop there and count the ridges in between the left in between that lower arm till the right arm. If the ridges are going 3 or more ridges are going outward direction, then we will name it as outward. If 3 and more ridges are going inward, then we will be naming it as inward. Or less than 3 ridges are present between right and left delta, then we will be naming it as meeting point. So ridge counting is for loop, ridge tracing is for whirl. Ridge counting is considered the one core and one loop, core and the one delta, and the ridge we will be counting and writing it as a number. But in ridge tracing, we are not taking the number, we are taking the alphabet. Inner I, meeting M, and outer O. 3 or more ridges are going outward, that means outer delta. Outer will be there. 3 and less is going inner, so it will be inner. And if less than 3 is there, then it will be meeting. So this is ridge counting and ridge tracing.
प्राइमरी क्लासिफिकेशन को हम वर्ल्ड डिवीज़न क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और हम क्या करेंगे ना, अपने जो फिंगर्स हैं उनको इवन और ऑड में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो 1, फिर 2, 3, 4, 5, देन लेफ़्ट हैंड का थंब होगा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जो फॉर्मूला बनता है ना उसमें सारे इवन नंबर को ऊपर लिखेंगे और ऑड नंबर को नीचे लिखेंगे। तो इसके बेसिस पे हमने वो फॉर्मूला प्रिपेयर किया है। और जो हमारा फिंगर मतलब जो हाथ रहेगा ना, जो राइट हैंड का पाम है वो टुवर्ड्स आवर फेस रहेगा और जो लेफ़्ट हैंड का पाम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा फेस के। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे ना, फिर अपन वो काउंटिंग करेंगे जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बेसिस पे जो इवन नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर में डालेंगे, जो ऑड नंबर आएगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। तो दिस इज़ आवर प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हम कौन सा पैटर्न लेंगे, वो होगा लूप और आर्च दोनों। ठीक है, और ये ऐसे ये पैटर्न वो है जिसमें अपन इंडेक्स फिंगर्स को काउंट करेंगे। और प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अलावा जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, उसके फॉर्मूले में ऊपर राइट हैंड आएगा और नीचे लेफ़्ट हैंड आएगा। तो राइट इंडेक्स बाय लेफ़्ट इंडेक्स होगा। और इसमें हम आर्च को भी इंक्लूड करते हैं। प्लेन आर्च के लिए कैपिटल ए यूज़ करते हैं, टेंटेड आर्च के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, रेडियल लूप के लिए कैपिटल आर यूज़ करेंगे और अल्नार लूप के लिए कैपिटल यू यूज़ करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला अगर मान लो मेरे दोनों हाथ में आर्च और टेंटेड आर्च है तो क्या होगा, राइट हैंड में अगर मेरे पास टेंटेड आर्च है और लेफ़्ट में प्लेन आर्च है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल टी बाय कैपिटल ए। तो ऐसे करके दिस इज़ अवर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। क्या कंसीडर किया, इंडेक्स फिंगर कंसीडर किया और सारे पैटर्न्स कंसीडर किए, आर्च भी कंसीडर किया, लूप भी कंसीडर किया, वर्ल भी कंसीडर किया और सबको कैपिटल लेटर से हमने डिनोट कर दिया। दिस इज़ सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हम कौन से फिंगर्स कंसीडर करेंगे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला सेम पैटर्न पे रहेगा, ऊपर अपर राइट हैंड रहेगा और नीचे लोअर हैंड रहेगा। और इसमें अपन रिच काउंटिंग और रिच ट्रेसिंग दोनों करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लूप और वर्ल दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इसमें दोनों कंसीडर करेंगे और दोनों के बेसिस पे अगर वर्ल प्रेजेंट हुआ तो हम रिच ट्रेसिंग करेंगे, लूप प्रेजेंट हुआ तो हम रिच काउंटिंग करेंगे और इसके बेसिस पे हम सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो, अब जो लेटर हम लोग जो सब सेकेंडरी है ना उसमें हम लेटर से ही डिनोट करते हैं, नंबर से हम जनरली डिनोट नहीं करते। तो हमने क्या कर रखा है, अब रिच काउंटिंग देखो वर्ल अगर आया तो हम डायरेक्टली उसको लेटर में डिनोट कर देंगे आई, एम और ओ से। पर जो रिच काउंटिंग है ना उसमें तो नंबर आएगा। तो हमने क्या किया है कि उन नंबरों को कैटेगराइज कर दिया है सेम, आई में, ओ में और एम में। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा रिच काउंटिंग 1 से 9 के बीच में है तो वो इनर होगा और 10 से ज़्यादा है तो आउटर होगा। फिर सेम इंडेक्स के लिए है ये। फिर मिडिल के लिए क्या होगा, अगर 1 से 10 के बीच में है तो इनर होगा और 11 या मोर होगा तो आउटर होगा। रिंग फिंगर में क्या होगा, 1 से 13 तक अगर हुआ तो इनर होगा और अगर 14 प्लस हुआ तो आउटर होगा। इसको याद करने का एक सिंपल सा मेथड है। देखो, सब में 1 कांस्टेंट है, बस जो एक नंबर, जैसे मान लो मैंने इंडेक्स का याद कर लिया 1 से 9, तो अब 9 में +1 करेंगे तो वो मिडिल के लिए हो जाएगा, उसमें +1 करेंगे, उसमें +2 करेंगे तो वो रिंग के लिए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 2 डबल प्लस करते जाना है। ठीक है, तो वो आगे वाले हैंड के लिए काउंटिंग बन जाएगा। तो एक ये मेथड है टू कन्वर्ट द रिच काउंटिंग लाइक द न्यूमेरिकल डिजिट इनटू सिंबॉलिक अल्फाबेट फॉर्म। नाउ वी विल बी सी द रिच ट्रेसिंग फॉर वर्ल पैटर्न। ओके, सो इट इज़ we will be considering, as I have mentioned before, कि 3 or more ridges are going outward, then it is outer.
3 or more is going inward, then it is inner. And if less than 3 ridges are present in between the left and right ridge, then it is meeting. So this is the ridge tracing of whorl in secondary classification, sub-secondary classification. Now we will be talking about major classification. So in this major classification, now we will be considering the thumb pattern, the thumb only, and the pattern will be considered majorly is loop, and we will be doing the ridge counting or ridge tracing. See, the pattern will be both loop as well as whorl. So we will be again doing either ridge counting or ridge tracing. Okay. So in this classification, same, right thumb will be in numerator and left thumb will be in denominator, and we will be taking the symbolic alphabetical form. In this classification, we will be considering the little fingers of both hand, and we will be only doing the ridge counting. We won't be doing any type of ridge tracing for both loop as well as for whorl pattern. Okay, and the ridge counting, see, as we know in whorl we have that ridge tracing, we don't have ridge counting. So there are certain like conversions, how we convert that numerical form into alphabetical form. So same, we will be considering these numerical alphabetical form, inner, outer, and meeting to numerical form. The last and final is our key classification. So in key classification, Henry, what he does, no matter which finger, we are not considering any finger except little finger. We will be taking all the finger and we will be finding the first loop pattern that is appearing in any of the finger except little. We will be counting that. Like for loop, what we do ridge counting. So we will be normally doing the ridge counting and we will be taking the ridge counting and we will be marking. So this is key classification. It is just taking the loop pattern, ridge counting we will do, and the first loop pattern which is present on any of our finger except little finger. So this is key classification. So with this, our Henry classification 10 digit is been over. So thank you so much for listening, and if you have any doubt, you can comment down and ask your questions. So thank you so much for your listening. Thank you.